नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे और खबर की ओर। G20 नेताओं के सम्मान में डिनर का आयोजन रखा गया है। डिनर के दौरान G20 नेताओं के साथ चर्चा भी होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष का डिनर के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये डिनर का आयोजन किया गया है। डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिनर होस्ट कर रही हैं और इसके लिए भारत मंडपम में मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डिनर में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, डेलीगेट्स, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय और राज्य मंत्री समेत लगभग 170 लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस डिनर में उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा को भी डिनर में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। तो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं। भव्य तस्वीरें भारत मंडपम की इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर बेहद ही आकर्षक तरीके से भारत मंडपम को सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। ये तस्वीरें हम आपको भारत मंडपम की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से भारत मंडपम की साज सज्जा की गई है। अपने आप में ये आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, डेलीगेट्स मौजूद हैं और ऐसे में ये भव्य सजावट और आज डिनर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं कार्यक्रम में। ये तस्वीरें हम आपको भारत मंडपम की दिखा रहे हैं, जहां पर G20 के नेताओं के सम्मान में ये डिनर का आयोजन किया गया है। इस डिनर में कई तरह की खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन के इकलौते कल्चरल इवेंट में भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत और ताकत को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में धारचूला पहुंच सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री अपने भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध नारायण आश्रम और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री के सीमांत क्षेत्र के भ्रमण की कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्व में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान धारचूला में ध्यान कर चुके हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री के सीमांत जिले के दौरे पर आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को प्रसिद्ध संत नारायण स्वामी की ओर से बनाए गए नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे। 12 अक्टूबर को वे चीन सीमा पर स्थित व्यास घाटी के जोलीकांग पहुंचकर और साथ ही साथ आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता भी करेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के अक्टूबर में संभावित भ्रमण की संभावना को इस बात से भी बल मिल रहा है कि 3 दिन पहले कुमाऊं आयुक्त और डीआईजी समेत अन्य उच्चाधिकारियों ने भी गुंजी पहुंचकर वहां का जायजा लिया था। उधर बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गदगद हैं। बागेश्वर उपचुनाव के रिजल्ट पर महेंद्र भट्ट ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके एक बार फिर अपना जो संगठन है, मुख्यमंत्री की जो छवि है, इसको प्रदर्शित किया। हालांकि पार्टी जैसी जीत सोच रही थी, परिणाम वैसे नहीं रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र भट्ट जी हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार बागेश्वर में खासा सक्रिय रहे। भट्ट जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरा उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इसे कैसे देखते हैं? 5वां चुनाव जीते हम लोग बागेश्वर की दृष्टि अगर मैं कहूँ, और उपचुनाव की दृष्टि से दूसरा उपचुनाव हमारी विजय हुई है। और मैं तो शुरू से कह रहा था कि बागेश्वर की जनता विकास को पसंद करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए, चंदन रामदास जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो वहाँ की जनता का विश्वास था, उस विश्वास का रिजल्ट था। ये ठीक है कि हमारी अपेक्षा ज़्यादा थी, हमको लगता था कि अच्छे मतों से और अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन सामने आमने सामने की टक्कर, और ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से एक धन क्या प्रभावी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, उनके अपने दल के कार्यकर्ताओं को त्याग की और जिस पर अथाह पैसा उस व्यक्ति को चुना लाने की कोशिश की, वहाँ की जनता ने धन के आधार पर चुनाव लड़ने वालों को भी परास्त किया है, परास्त किया है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि पिछले दिनों इस प्रकार का बड़ा माहौल वहाँ तैयार किया गया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है। शक्ति केंद्र में हमारी टीम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास रहे, और जो हमने विश्वास जीतने का प्रयास किया, खास विकास के आधार बनाते उसके आधार पर हमारी बड़ी अच्छी जीत है। और ये हमारे लिए सेमीफाइनल की जीत है। अभी लोकसभा का चुनाव हमारे सामने नगर पालिका निगम चुनाव होंगे, तो कार्यकर्ता उत्साहित होकर उन चुनाव में विजय की ओर बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, इतनी कम मतों से जीत होगी ऐसा आकलन आप लोगों का नहीं था। सारे बड़े नेता बहुत बड़ी जीत की बात करते थे, कुछ तो ये भी कहते थे कि चंपावत उपचुनाव से जैसा ही लगभग स्थिति होगी, परंतु ऐसी नहीं हुई। आप इसकी वजह क्या मानते हैं, पहली बात? दूसरा, इतनी कम मतों से मिली हार की भी क्या आप समीक्षा करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बूथ वाइज अगर मैं कहूँ तो हम केवल 3 चरण ऐसे थे जिन चरणों में हम पीछे रहे, बाकी हर चरण में हम आगे रहे। हर बूथ पर हमारी लीड हुई है। ये ठीक है, जो आमने सामने की फाइट होती है, खास तौर पर जो लोग समाजवादी पार्टी जैसे दल का जमानत जब्त हो जाए, यूकेटी की जमानत जब्त हो जाए, और कुछ दलों ने अपना प्रत्याशी खड़े नहीं किए, ऐसी स्थिति में इस प्रकार वातावरण, पिछली बार से ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुए हैं। जितना वोट हमको पिछली बार विधानसभा पड़ा था, मैं उसको भी आंकड़ा भी प्रेस में देने वाला हूँ, जितना वोट हमको पिछली बार पड़ा था उससे ज़्यादा हमारा वोट न कम हुआ है, हमारा वोट बढ़ा है। और ये हमारी एक प्रकार से मैं कहता हूँ प्रभावशाली जीत है। ये ठीक है कि जब विरोधी एक होके और केवल नकारात्मक राजनीति के आधार पर बागेश्वर का विकास अवरुद्ध करने का प्रयास करते, वहाँ की जनता ने उसको नकारा है, और अच्छी जीत के रूप में मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इस पूरे चुनाव में अध्यक्ष जी यदि देखें तो 15 तारीख को मुख्यमंत्री वहीं थे नामांकन के वक्त, और बाद के 2 दिन उन्होंने बहुत मोर्चा संभाला। गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक काफी सक्रिय रहे, रात्रि विश्राम किया, लोगों से मिले, हाथ जोड़े, अभिवादन किया। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री यदि वहां ना होते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था? एक कार्यक्रम पहले से तय था, माननीय मुख्यमंत्री को जाना ही होता है। मुख्यमंत्री जी की सभा पूर्व में प्रस्तावित थी, और मुख्यमंत्री जी थे, हमारे चुनाव के प्रभारी जो वहाँ उस काम में लगा रखे थे, हमारे सौरभ भोगना जितने को मंत्री वहाँ पर गए। मेरा भी लगातार उस क्षेत्र में जाना हुआ, लेकिन इतना भी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छे तरीके से, और जो काम संगठन ने उनको बताया, जहाँ उनकी सभाएं हमने तय की थी, मुख्यमंत्री जी उन सभाओं में गए, और अपार जन समर्थन मुख्यमंत्री जी की उन सभाओं में प्राप्त हुआ है, और हमको महसूस था कि हम जीतेंगे, और अच्छा मत उसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि बहुत धनवान प्रत्याशी हैं बसंत कुमार जो हार गए, उनके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, परंतु कांग्रेस कहती है कि धनबल बाहुबल का इस्तेमाल तो आपने किया, और आप सत्ता में थे, वो कलेक्टर के खिलाफ भी शिकायत में गए, अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत में गए, वो तो आप पर ये इल्जाम लगाते हैं। देखिए, अपोजिशन हारने के बाद क्या इल्जाम लगाए, मैं उस पर बहुत प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना जरूर है कि वहाँ की जनता जानती है। जिस व्यक्ति ने कहा कि जो मेरा बैग उठा ले वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, तो स्वाभाविक रूप से जब एक एक प्रधान के पास 2-2 लाख रुपए की राशि मिल रही हो, ब्लॉक प्रमुख के घर के ऊपर दारू के जखीरा मिल रहा हो, तो आज जनता समझदार, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के भी प्रामाणिकता आधार चुनाव लड़ती है, और प्रामाणिकता का हमने आधार बनाया। हमने आगे भी चुनाव लड़ने हैं, हमारा कोई एक चुनाव बस नहीं होता है। इसलिए हर चुनाव की जो अच्छी नीतियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, उसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है, और उसके आधार पर चुनाव लड़े। यही आधार हमारा चंपावत में, ये आधार हमारा बागेश्वर में रहा है। बट जी, मेरा आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी का अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में पिथौरागढ़ और नारायण आश्रम का कार्यक्रम प्रस्तावित हो रहा है, क्या अभी तक आप लोगों के पास जानकारी है और क्या तैयारी है? देखिए, अभी हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से तो कोई कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन जो जानकारी जिला प्रशासन द्वारा हमको प्राप्त हुई है, नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में उनका रहना होगा, और हम कोशिश करेंगे माननीय मोदी जी की हम एक बड़ी जनसभा
पिथौरागढ़ में कर दें, इस दृष्टि से अभी जिलाधिकारी वहाँ एक बैठक की थी, हमारे जिलाध्यक्ष उस बैठक में गए थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पूरी तैयारी है, जब भी कार्यक्रम विधिवत रूप से आएगा हम और सिस्टम के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्य संगठन को लगाएंगे। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने बड़ी साफगोई से कांग्रेस को ही धनबल बाहुबल का आरोपी बता दिया और कह दिया कि शराब और दूसरे जो संसाधन पकड़े गए वो कांग्रेस के पास पकड़े गए। हालांकि ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जीत जीत होती है, मतों के अंतर में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों का। बागेश्वर उपचुनाव में भले ही चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हों, लेकिन कांग्रेस के हौसले अब भी बुलंद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो इस चुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई है और उसका सीधा उदाहरण है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी रही हैं उनके अपने पोलिंग बूथ यानी कि मंडल सेरा में भी कांग्रेस को बीजेपी से लीड मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का अपना 20% वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए विपक्ष पर जहां पाबंदियां लगाई थी, वहीं शोक सभा के नाम पर अपने नेताओं के भाषण लाइव दिखाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक उपवास किया। इस दौरान उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा 3 मांगों को लेकर उपवास किया गया है, जिसमें दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, अतिक्रमण और तिवन सिटी के नाम पर किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य में दलितों का उत्पीड़न बीजेपी सरकार में चरम पर है और सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि आम आदमी की सुध ली जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, लेकिन यहां पर उत्पीड़न के नाम पर लोगों में भय का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए, महिला उत्पीड़न जैसा कि भी रावत जी कह रहे थे, बेलड़ा प्रकरण अपनी जगह पर है और उसमें आर्थिक सहायता को छोड़ दीजिए, पीड़ित पक्ष को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं महिला उत्पीड़न और अगर दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो हम उत्तरकाशी जनपद की उन 4 बेटियों को कैसे भूल सकते हैं जिनका बलात्कार हुआ और पोक्सो एक्ट के तहत और SC/ST एक्ट के तहत जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। और वो सहायता दिए जाने का प्रावधान इसलिए करा गया था कि पीड़ित परिवार या पीड़ित पक्ष अपना पैरवी ठीक से कर सके, कोर्ट जा सके, लेकिन आज तक भी 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, उन 4 बेटियों को 1 रुपए की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई, ना ही उनके अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई। देखिए, न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार घर घर दस्तक दे रहे हैं। 2-3 बार मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुके हैं। कांग्रेस भी अपने शिष्टमंडल लेकर के उनके पास पहुंच चुकी है, लेकिन ये सरकार दलितों के मामले में इतनी असंवेदनशील सिद्ध हो गई है। दलितों के मामले में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में ये बिल्कुल असहनशील है और दलित पीड़ित परिवारों को, बेलड़ा के दोनों को अभी तक आर्थिक सहायता जो मृतक होते ही स्वतः पहुंच जानी चाहिए थी किसी के घर में, ये नियम है इस बात का, अभी तक आर्थिक सहायता तक नहीं दी गई है।
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई गई G20 क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी में उत्तराखंड के स्टॉल मेहमानों और लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इन उत्पादों में ऊनी वस्त्र, ताम्र उत्पाद समेत कश्यप प्रतिकृति आदि शामिल हैं। इसके अलावा बिच्छू घास की बनी जैकेट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उद्योग विभाग के उपनिदेशक और नोडल अधिकारी MS सजवान ने बताया कि उत्तराखंड उद्योग विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादन प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें अल्मोड़ा के ट्वेट ऊनी स्कार्फ, उत्तरकाशी के डूडा के शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी क्राफ्ट और केदारनाथ समेत अन्य धार्मिक स्टॉलों के प्रतिकृति, नैनीताल के एपनकला और उधम सिंह नगर के मूंज घास के उत्पाद, बागेश्वर के ताम्र उत्पाद और प्राकृतिक फाइबर जैकेट प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार से कार्य पर वापस लौटेंगे वकील। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। कामकाज के साथ साथ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 30 अगस्त से लगातार यूपी में ये प्रदर्शन जारी है और अब इसी को लेकर बड़े अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और सोमवार से सभी अधिवक्ता काम पर वापस लौटेंगे। तो यूपी के अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से जुड़ी हुई है बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सोमवार से कार्य पर वापस लौटेंगे वकील। बता दें कि हापुड़ में जो मामला हुआ था, अब उसी को लेकर पहले विवाद बढ़ता जा रहा था और इसी बीच बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत कामकाज के साथ साथ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 30 अगस्त से लगातार यूपी में जारी है बहिष्कार। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी SK, सोमवार से कार्य पर वापस लौटने का फैसला लिया गया है बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के जितने वकील हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आज बैठक की थी। उस बैठक के बाद निर्देश पूरे प्रदेश भर के सभी जो वकीलों की एसोसिएशन है उनको जारी किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सोमवार से वकील काम पर लौटेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन कार्य बहिष्कार नहीं होगा। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि 30 अगस्त से लगातार उत्तर प्रदेश के चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया SK हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।